तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑर्थोसेंटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, फिर हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कहती है इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular drawn from the vertices on opposite side। ठीक है, कहाँ से करेंगे, ड्रॉन अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो फटाफट से पहले बना लेते हैं कि ऑर्थो सेंटर का डायग्राम बनता है कैसे बच्चों। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं फटाफट से। एक ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो अगर इसकी वर्टिसेस हैं आपकी ए, ठीक है, ये बी हैं, ये सी हैं। ठीक है, और अगर इसके कोऑर्डिनेट अगर हमने दे दिए तो ये है आपका x1 y1 और सेकंड कोऑर्डिनेट है आपका x2 y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका x3 y3 है। ठीक है बच्चों, तो अगर क्या कह रहा है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस। तो इस एक पॉइंट से हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया है, दूसरा परपेंडिकुलर हम इस तरह से यहाँ ड्रॉन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम तीसरा परपेंडिकुलर आपका यहाँ से ड्रॉन कर देंगे बच्चों। ठीक हो गया, तो इन परपेंडिकुलर जो ड्रॉन हुए इनके भी नाम लिख देते हैं। सपोज ये आपका डी है, ये आपका ई है और ये आपका एफ है बच्चों। तो इन परपेंडिकुलर जो ड्रॉन हुए हैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑर्थोसेंटर कहते हैं, और इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इस बात को। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, डिनोटेड बाय किससे किया जाता है डिनोट, इसे कैपिटल एच से इसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके। अगर हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने, एच के कोऑर्डिनेट निकालने बच्चों, तो हमारे पास इसके दो प्रोसेस होते हैं निकालने के। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक, अगर आप स्ट्रेट लाइन का थोड़ा नॉलेज लिखते हैं तो उससे भी ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको पता है तो यहाँ से आपको स्लोप पता चल जाएगा। ठीक है, और ये भी कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस बी सी लाइन से हम इस ए ई लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट और इस स्लोप की हेल्प से हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम फिर बी एफ के लिए भी करेंगे सेम प्रोसेस, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करेंगे फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। तो ये एक तरीका होता है, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ कोऑर्डिनेट आर गिवन, अगर वो आपको कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, ठीक है, आपको दे रहा है, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए ई एंड डी सी। ठीक है, आप इस ए लाइन की इक्वेशन निकाल दीजिए, डी सी लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, और उन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए, जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है वहाँ से। ठीक है, ठीक, ए एंड डी सी, सॉल्व देम टू गेट एच। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे हम साइमल्टेनियसली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो वहाँ से हमारे क्या आ सकते हैं, ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका, दूसरा तरीका भी होता है, अगर आपको एंगल दे देगा तो ये थर्ड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इफ एंगल आर ऑल्सो गिवन, ठीक है, विथ vertices x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, आपको दिख रहा है। ठीक है, x3 y3, तो इस केस में जो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे कैपिटल एच, वो इस तरह से निकाले जाते हैं बच्चों, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c ओवर tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, एक तो ये निकलता है, दूसरा निकलता है बच्चों y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c ओवर tan a प्लस tan b प्लस tan c से। ठीक है, ये आपका tan c हो गया है इस तरह से।
तो इस तरह से आप ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बच्चों। तो हमने ये पॉइंट पढ़े हैं ऑर्थो सेंटर, हमारे सारे पॉइंट जो है ट्राइंगल के अंदर जो पाए जाते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इनके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट्स है पहला की पॉइंट्स है आपका, इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देन ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। क्या है इसका मीनिंग ये देख लीजिए पहले। अगर आपका ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, सपोज आपका ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में पूछा जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलेगा बच्चों, तो वो ऑर्थो सेंटर मिलता है आपके पॉइंट ऑफ राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो ये यहाँ पे आपका ऑर्थो सेंटर मिलेगा, ठीक है। ये आपका एच रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर। क्लियर हो गया, एक तो पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है सेकंड की पॉइंट हमारा हो जाएगा। सेकंड की पॉइंट में आप लिख सकते हैं इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड। तो आपको याद होगा कि सेंट्रॉइड के लिए हमने क्या करा था, सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करा था, ठीक है। इन सेंटर हो गया, इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर को हमने किससे दिखाया था, आई से दिखाया था बच्चों, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर जो आज हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे ऑर्थो सेंटर को हम किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं, ठीक है। एंड सरकम सेंटर, अगला वाला हो जाएगा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हमने किससे दिखाया था, ओ से दिखाया था। कोइंसाइड, ये क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब कोइंसाइड का मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे, कोइंसाइड्स, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर मैं इनको इस तरह से लिखूं, ओ जी एच और आई, ओ का मतलब हो गया आपका सरकम सेंटर, जी मतलब सेंट्रॉइड, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, आई मतलब यहाँ पे इन सेंटर हो गया है बच्चों, ठीक है। लाइन सेम लाइन, लाई एट सेम लाइन, ये सेम लाइन में आपका या सेम पॉइंट पे आ जाएंगे, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कोइंसाइड का मतलब तो एक ही पॉइंट पे मिल गया ना, मतलब एक ही जो पॉइंट होगा उसको हम ऑर्थो सेंटर भी बोलेंगे, आपका सर्कम सेंटर भी बोलेंगे, ठीक है, इन सेंटर भी बोलेंगे और सेंट्रॉइड भी बोलेंगे हम, ठीक। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, ठीक है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ओ, जब मैं सिंबल ओ बना रहा था समझ जाइए कि किसकी बात हो रही है, सरकम सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। जी मतलब सेंट्रॉइड, एच मतलब ऑर्थो सेंटर, एंड आई का मतलब इन सेंटर, आर कोलिनियर, आर को ये यहाँ पे क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई करना, ठीक है। देखो कोइंसाइड का मतलब है एक ही पॉइंट को हम सारे, मतलब ये जो पॉइंट होगा ट्राइंगल, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है आपका सेंट्रॉइड हो गया, आपका सरकम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर एक ही पॉइंट में रहेंगे। मतलब कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये चारों बातें बोल सकते हैं। कोइंसाइड को ये जो कोलिनियर बोल रहा है इसका मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे, ठीक है, ये इसका मतलब है बच्चों, ठीक, ओके। उसके बाद जो फोर्थ और आखिरी पॉइंट है बच्चों वो है एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इन ट्राइंगलों को छोड़ के, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के और आइसोसेलेस ट्राइंगल को छोड़ के, ठीक है। एच का मतलब हो गया सेंट्रॉइड, सॉरी एच का मतलब हो गया ऑर्थो सेंटर, जी का मतलब सेंट्रॉइड, ओ का मतलब हो गया आपका सरकम सेंटर, आर ऑलवेज कोलिनियर, ये कैसे रहते हैं, कोलिनियर रहते हैं, ठीक है। एंड जो जी है, जी का मतलब सेंट्रॉइड है, जी डिवाइड द लाइन 2:1, मतलब ये भी कह सकते हैं इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल को छोड़ के जो सेंट्रॉइड होता है, ठीक है, जो सेंट्रॉइड होता है वो एच और ओ को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है एच और ओ को 2:1 में आपका क्या करता है, डिवाइड करता है। कौन करता है
ये करता है सेंट्रॉइड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका ऑर्थो सेंटर और उनसे रिलेटेड सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों, ठीक है। अब आप इसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूज़ कर सकते हैं, या जो भी अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट रह गया है वहाँ आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि इन क्वेश्चनों को जो हमने पॉइंट पढ़ लिए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने सेंट्रॉइड पढ़ लिया है, ठीक है। मैं फिर से एक और बार याद दिला रहा हूँ, सेंट्रॉइड को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ सिंबलों का बार बार यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमने सरकम सेंटर पढ़ लिया है, ठीक है, सरकम सेंटर हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा जो है बच्चों हमने इन सेंटर पढ़ लिया है, ठीक है। हमने एक्स सेंटर भी पढ़ लिया है, और आज हमने फाइनली क्या पढ़ लिया है, ऑर्थो सेंटर पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, इन सारी पॉइंटों पे मैंने वीडियो बना रखी हैं, ठीक है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं शीट बना के लाया हूँ, तो शीट से देख लीजिए आप। तो जैसे अगर आप पहले क्वेश्चन को चेक करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 2,7 and two of its vertices are 4,8 and -2,6, then the third vertex is, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होना है, बहुत आसान लैंग्वेज में हम सिखाने की कोशिश करेंगे। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने आपको सेंट्रॉइड दे दिया है पहले ही, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या बताया था मैंने, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है। मीडियनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो ये आपका सेंट्रॉइड है, उसकी कोऑर्डिनेट वो आपको क्या दे रहा है, 2,7 दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड टू ऑफ इट्स वर्टिसेस ने दो दे दिए आपको, कौन सी दे दी है, पहली 4,8 है, उसके अलावा एक आपकी -2 and 6 है। हमें थर्ड वर्टेक्स निकालनी है, सपोज उसे हम आपका x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। ये वर्टेक्स हमने निकालनी है। तो आपको याद होगा हमने सेंट्रॉइड के जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से दिखाते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था हमने x1 + x2 + x3 ओवर, ठीक है, 3, y1 + y2 + y3 ओवर, यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, 3, ठीक है। अब आपको पता होगा जी मैंने लिखा है, तो जी का मतलब कोई पॉइंट को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसा नहीं कि जी लिख रहे हैं, ये एक्चुअली में एक्स और वाई है, जी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इस केस में इसने आपको क्या दे दिया, वो दे दिया है 2 दे दिया है, ठीक है। x1 x2 x3 क्या करते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट के वर्टिसेस ऐड होते हैं डिवाइडेड बाय 3, y1 y2 y3 के हैं सेकंड वर्टिसेस जो हैं वो आपकी ऐड होती हैं, फिर डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। इस केस में देखिए जब x आया होगा पहला कंपोनेंट मतलब 2 आया होगा, आप चाहे तो फॉर्मूले में रख लीजिए, 2,7 ये सेंट्रॉइड दे रखा है, x1 मतलब पहला कंपोनेंट हो गया, प्लस का x2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट हो गया, माइनस का 2 एंड प्लस थर्ड कंपोनेंट आपका x1 हो गया है, ठीक है। ये हमें निकालना है, ये वाला जो वर्टिसेस है हमें निकालना है। ओवर कितना है यहाँ पे 3 हो गया, y1 + y2 मतलब यहाँ हो गया 8 हो गया, प्लस का 6 हो गया, प्लस का y1 हो गया, ओवर में आपका 3 आ गया बच्चों, ठीक है। ये आपके पास आ गया। तो यहाँ आ गया आपका 2,7 इज इक्वल टू में सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 2 होता है, प्लस का यहाँ x1 हो जाएगा ओवर में 3, और यहाँ 8 6 14 हो गया, प्लस का y1 ओवर में 3, ये आ गया बच्चों आपका, ठीक है। अब आपको x1 y1 निकालना है, तो ये दोनों कंपेयर हो जाएंगे, दोनों ऑर्डर पेयर आपने आपस में आमने सामने बैठे हैं। तो जो पहला वाला है वर्टिसा एब्सिसा है वो एब्सिसा के बराबर हो जाएगी, और ऑर्डिनेट आपका ऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। सो 2 = 2 + x1 ओवर 3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 इज इक्वल टू में 2 + x1, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसे आप इधर शिफ्ट करेंगे तो x1 का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो x1 जैसे पहला पॉइंट 4 है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शंस बाहर हो गया है, बाकी ऑप्शन बाहर होंगे अगर मैं नहीं भी निकालूँ बाकी, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि ऑप्शंस एलिमिनेशन आप कैसे करते हैं। तो वैसे उस तरह से ये होगा, तो मैं पर फिर भी मैं यहाँ सेकंड वाला भी कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। तो सेकंड कैसे होगा, सेकंड वाला कंपोनेंट सेकंड के बराबर होगा, तो 7 इज इक्वल्स टू में, ठीक है। यहाँ सेकंड वाला कंपोनेंट सेकंड के बराबर होगा, तो 7 इज इक्वल्स टू में 14 + y1 ओवर में 3 मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो 7 3 21 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू में 14 + y1 हो गया, इधर से स्विच करेंगे तो 21 - 14 इक्वल्स टू में y1, और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 आपको क्या मिलेगा बच्चों, 7 मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि थर्ड वर्टेसेस के जो कोऑर्डिनेट थे वो आपका 4,7 है। अगर हम ऑप्शंस मैच करते हैं तो इससे रिलेटेड हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, √3, 0 0 एंड 2, 0 इज, ठीक है। इन सेंटर हमसे पूछ रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कह रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए इमेज। और इसके कोऑर्डिनेट वो आपको दे रहा है, कोऑर्डिनेट कितने दे रहा है, 1/√3, 1,√3 दे रहा है, 0,0 दे रहा है एंड 2,0 दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है। अब देखिए ज़रा, आपको क्या निकालना है बच्चों, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर आपको याद होगा, इन सेंटर को मैंने बताया था आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, ax1 प्लस का bx2 प्लस का cx3 ओवर में यहाँ कितना आता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर में यहाँ कितना आता है, a प्लस बी प्लस सी। अब सवाल आता है कि जो x1 y1 x2 x3 हैं, जितने भी ये कोऑर्डिनेट हैं, ये तो ये गिवन पॉइंट है, बट ये ABC हमारे पास नहीं है बच्चों। तो ABC के लिए हमें इनकी डिस्टेंसेस निकालनी पड़ेंगे। देखिए, और इतना आसान है। देखिए, जब ये ओरिजिन हो गया एक प्रकार से, ये 0 0 है, ये 2,0, अगर आप इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 - 1 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 + 3 4, तो स्क्वायर ये भी 2 आ रहा है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये 0 है, ये 1 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 2, ये भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इनका यूज़ करके आप ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमारे ये A B C तो तीनों इक्वली हो रखे हैं। ठीक है, हमारे ABC इक्वल हो गए हैं ना यहाँ पे। तो जब हम वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो देखिए जरा, I = में पहला A, मान लो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, तो पहला 2 × x1, x1 कौन है मेरा, मान लो 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर प्लस B कितना है 2, x2 मेरा कितना है, ठीक है, मान लो मैं इसे मान रहा हूँ ये 1, फिर प्लस C कितना है 2, x3 मेरा कितना है 2, और ओवर में क्या होगा, A + B + C ऐड हो जाएगा। तो A + B + C ऐड होगा तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हम किस में करेंगे, y1 में करेंगे। तो y1 a कितना है 2, y1 कितना है 0, प्लस b कितना है 2, y2 कितना है हमारा √3। ठीक है, फिर प्लस c आपका 2 है, और y3 आपका बच्चों 0 है। डिवाइड में कितना चल रहा है आपका 6 चल रहा है बच्चों। ठीक है, अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2 + 2 2 4 6 आ रहा है, तो 6/6 मिल रहा है। ये 0 हो जाएगा, 2√3 आ रहा है यहाँ पे, सो 2√3 ओवर में 6 आ रहा है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 आएगा, कॉमा ये इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसे आप √3 लिख सकते हैं, तो ये 1/1√3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस केस में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर 0,3 -3,0 एंड 3,0। ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज, हमें क्या पूछ रहा है, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालो। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, इसकी डिस्टेंसेस देखिए जरा, यहाँ पे 0,3 है और ये 3,0 है। पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं जरा। ठीक है, तो जब हम इसे प्लॉट करेंगे बच्चों, देखिए जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो आप ये देखिए जरा, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो 3,0 सपोज यहाँ पे मिला होगा मुझे। ठीक है, ये मेरा 3,0 हो गया। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, 3,0 मुझे ये मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद -3,0, मान लो -3,0 मुझे यहाँ मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद वो एक और कह रहा था 0,3 मुझे यहाँ मिलेगा। तो ये इक्वल क्या है, ये दूरियां हैं, इक्वल डिस्टेंसेज हैं ये। ठीक है, आप इन्हें ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। ओके, अब ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको क्या कहा था कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, कैसा ट्रायंगल होता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। ठीक है, जितनी डिस्टेंसेस ये है उतनी डिस्टेंसेस ये है हमारी। ठीक है, इसका मतलब ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये दूरी और ये दूरी इक्वल हो गई, इसका मतलब ये एंगल इक्वल हो गए। और ये कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसका मतलब 45 है, इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगी, तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री हो गया है। तो हमने ये कहा था वहाँ पे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा कहाँ होता है, वो होता है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो कहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, देखो 0,3 पे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको उस टाइम भी कहा था अगर आप प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ते हैं तो देखिए ट्रिक से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। हमें कैसे पता चला ये राइट एंगल है, देखिए 90 डिग्री है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इस इक्वल होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल होगा हमारे, क्योंकि दो साइडें बराबर हो गई, इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। दो साइडें अगर बराबर हो गई तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाते हैं।
तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब ये 90 डिग्री है, हम जानते हैं, इसका मतलब 45 होगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, ये भी 45, तो ये पूरा कितना हो गया 90 हो गया है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसलिए हम इसका आंसर जल्दी अप्रोच कर पाए। ठीक है, उसके बाद बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप। इफ द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर of a triangle are 3, 3 and 6, 2, then the orthocenter is, ठीक है, if the centroid and circumcenter of a triangle 3, 3 and 6, 2 then its orthocenter is। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द सेंट्रोइड एंड सर्कमसेंटर जो है, तो सेंट्रोइड जी के कोऑर्डिनेट आपको दे रहा है, कितना दे रहा है 3, 3 दे रहा है। और आपका सर्कमसेंटर को हमने ओ से दिखाया है, कितने दे रहा है, उसके कोऑर्डिनेट 6, 2 दे रहा है। देन ऑर्थोसेंटर हमसे डिमांड कर रहा है कि जो ऑर्थोसेंटर है वो कितना रहा होगा। देखो मैंने एक और बात फिर बोल रहा हूँ, फिर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो सेंट्रोइड होता है वो आपका सर्कमसेंटर ऑर्थोसेंटर को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा बच्चों, देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है ये, अगर आप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका ऑर्थोसेंटर हो गया, ये आपका सर्कमसेंटर हो गया ओ। ऑर्थोसेंटर के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, सपोज x1 y1 मान लीजिए इन्हें। ठीक है, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 3, 3 आपने दे रखे हैं, और सर्कमसेंटर के भी दे रखे हैं 6, 2। तो हमने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था बच्चों कि जो सेंट्रोइड होता है वो आपका ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला से आप आसानी से ये पॉइंट निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, कि सेंट्रोइड जो होता है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहाँ ये बात मैंने बताई है बच्चों। ठीक है, वहाँ मैंने इस टॉपिक में जिक्र किया है। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, डायरेक्ट इसका निकाल लेते हैं। मान लो मेरे को क्या निकालना है, इस x1 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हम इसे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सो 3 में, ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू में 6 आ जाएगा, फिर प्लस इंटू में x1 ओवर में यहाँ कितना आ जाएगा 3, फिर 3 यहाँ कितना हो जाएगा 9 में 6 to 12 प्लस का x1 आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ रहा है। तो पहला कंपोनेंट जो है वो -3 आ रहा है। अगर पहला कंपोनेंट -3 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब इन दो में एक आंसर होना है। ठीक है, उसके बाद हम जब दूसरा पॉइंट निकालेंगे, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 3 में 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस y1 ओवर में यहाँ 3 आ जाएगा। 3 3 9 आ गया, 9 माइनस 4 में y1, तो y1 का वैल्यू कितना आ गया आपका पास 5 आ गया। तो अगला पॉइंट 5 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3, 3 एंड ऑर्थोसेंटर इज -3, 5 देन द सर्कमसेंटर इज। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, 4 और 5 सेम क्वेश्चन हो गए हैं आपके लिए। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे क्या करना है, सर्कमसेंटर का वैल्यू निकालना है बस। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थोसेंटर और सर्कमसेंटर को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4, 2, 3 एंड 2, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंट्रोइड आर। देखिए जरा, अगर कोई ट्राइंगल है आपके पास, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके वर्टिसेस का जो पॉइंट आता है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रोइड आता है, तो हमेशा याद रखना इसके मिड पॉइंटों का जो सेंट्रोइड आएगा वो भी सेम आएगा। यहाँ पे भी अगर क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट है, तो जो सेंट्रोइड मिलेगा वो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास ये पॉइंट हैं तो भी सेंट्रोइड ये आएगा, ये पॉइंट है तब भी सेंट्रोइड आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आप इसमें निकालते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जैसे इसमें। तो ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, 4 + 3 कितना होगा 7, 7 3 7 2 9, 9/3। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट में 3 आता है, तो ऑप्शंस के हिसाब से ये दोनों बाहर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद 2 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।